अब बात करते हैं बेटा कंसेप्ट नंबर 6 की, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये, ठीक। अभी क्या हमारे पास, ये है हमारे पास ग्राफ, ठीक ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक। इसको मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस वाले पॉइंट पे मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। इस z को मैंने यहाँ प्लॉट किया, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से आप एक काम करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करो, ठीक है सर। परपेंडिकुलर यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया। अब आप मुझे बताओ जो आपका बेस है वो क्या होगा, जो बेस है आपका वो क्या होगा सर। ये हमारी एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस क्या होती है, रियल होती है। और बेस हमारा क्या होगा, ये ए क्या होता है, रियल होता है। तो बेस हमारा हुआ ए, ठीक। और यहाँ से मैं बात करूँ अगर परपेंडिकुलर की, ठीक है, जो कि क्या है इमेजिनरी एक्सिस है, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा बी। यहाँ तक क्लियर, हाँ जी सर, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया, ठीक ठीक है जी, एकदम क्लियर। अब मैंने एक काम किया, ठीक है, अब मैंने एक काम किया यहाँ पे मैंने एक एंगल बनाया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या किया बेटा, यहाँ पे मैंने एक एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाया और उसका नाम दिया मैंने थीटा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, सर ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा, वेट करो, अभी आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया थीटा, ठीक ठीक है जी। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अब मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ बात करूँ, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले साइन थीटा की, ठीक। साइन थीटा की अगर मैं यहाँ बात करूँ, कोस थीटा की पहले बात कर लेते हैं, कोस थीटा की, ठीक है सर, पहले कोस थीटा की बात कर लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा कोस थीटा क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि सर कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज होता है कोस थीटा, ठीक है ठीक है जी। और यहाँ पे मुझे बताओ आपका बेस क्या है, सर हमारे पास बेस है ए, ठीक है जी, बेस ए हो गया। और अगर मैं हाइपोटेन्यूज की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज की अगर मैं बात करूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि भैया जो ये मोड होता है, मोड होता है वो क्या होता है, मोड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, हाँ जी। ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ठीक। तो मुझे एक चीज़ बताओ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा में लिख सकता हूँ कि भाई कोस थीटा मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, ए प्लस ए डिवाइडेड बाय, ठीक है, मोड जेड लिख सकते हैं, हाँ जी सर बिल्कुल ये लिख सकते हैं, ठीक है। कोस थीटा मेरे पास आ गया। वैसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे साइन थीटा भी बताओ, ठीक है, साइन थीटा भी बताओ। अब साइन थीटा की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, साइन थीटा की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक ठीक है जी। अब मुझे बताओ मेरा परपेंडिकुलर क्या है, सर परपेंडिकुलर की अगर आप बात करो तो परपेंडिकुलर तो बी है, वेरी गुड। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा सर, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा में क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा में लिख सकता हूँ बी बाय में मोड जेड लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, मेरे पास ये आ गया, ठीक। यहाँ तक क्लियर, हाँ जी सर यहाँ तक क्लियर। अब आप एक काम करो, यहाँ से ना ए की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकालनी है सर, ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकाल लो। अगर आप ए की वैल्यू निकाल लोगे तो आपके पास क्या आएगा, ठीक है, मोड जेड और कॉस थीटा, ये आपके पास आया, ठीक। यहाँ पे आप बी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है जी, बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या है, मोड जेड और साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, हाँ जी सर यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, ए और बी, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए और बी की जो वैल्यू आई, पुट द वैल्यू, यहाँ पे लिख रहे हैं पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक। इन इक्वेशन 1 तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए मैंने यहाँ पे पुट किया तो मेरे पास ए क्या था, मोड जेड कॉस थीटा, हाँ जी सर बिल्कुल यही था, प्लस बी रखा तो क्या है, मोड जेड साइन थीटा और क्या बेटा आयोटा भी है, यहाँ पे क्या है आयोटा भी है, ठीक। अब आप एक काम करो, यहाँ पे मोड जेड क्या करो कॉमन ले लो, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा,
आयोटा साइन थीटा आपके पास आया, हाँ जी सर ये हमारे पास आ गया। अब हम एक काम करते हैं, इस z को, ठीक है, इस z को हम एक नाम दे देते हैं, मोड z को हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि भाई जो मेरा मोड z है इसको मैंने एक नया नाम दे दिया r का। कोई दिक्कत, अगर मैंने इसको r का नाम दे दिया कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी परेशानी नहीं, बस हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा क्या होगा, अच्छा दिखाई देगा। तो क्या आया, इसकी जगह मैंने r एक नाम दे दिया, ठीक, r नाम दे दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक। तो कहने का मतलब हो गया, जो ये लेंथ, ये हाइपोटेन्यूज मेरे पास आ रही है, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया मैंने r, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये मेरे पास r है। सर ये पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, तो बेटा जो आपके पास यहाँ पे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में दिया गया था, उसकी मैंने शक्ल बदल के, ठीक है, रूप बदल दिया उसका, और उसको कोस थीटा और साइन थीटा में लिख दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया z को, और इस फॉर्म को ही हम बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इस वाली फॉर्म को ही हम बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही सिंपल सा, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा ये कंसेप्ट, इसमें कुछ खास ऐसा था नहीं, ठीक है, कि जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो ये है आपका मेन रिजल्ट जिसके लिए हमने पूरी चर्चा करी कि भैया ये क्या है, ये है आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन। आपको ये सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। क्लियर हुआ? हाँ जी सर एकदम क्लियर हुआ। अब हम बात कर रहे हैं कि जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि भैया पोलर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करो, कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है ना, कहा जा रहा है पोलर रिप्रेजेंटेशन में उसको कन्वर्ट करो, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, टू फॉर्म पोलर रिप्रेजेंटेशन वी ऑलवेज रिक्वायर टू थिंग्स। क्या क्या, एक तो हमें r चाहिए, r क्या था, यहाँ पे लिख देते हैं, r क्या था, मोड z, ठीक है। दूसरी भाषा में एक और लिख दें इसको आगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, ठीक है ना, क्या चाहिए, और ये थीटा चाहिए होगा, ठीक। और इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब भी आपको कहा जाए कि भैया पोलर रिप्रेजेंटेशन में इसको रिप्रेजेंट करो, ठीक है, तो करना क्या है, आपको r निकालना है और थीटा निकालना है बेटा, फिर तो बहुत इजीली हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू ही तो पुट करनी है। क्लियर हुआ? हाँ जी सर एकदम क्लियर हुआ। नोट करो इसे बेटा, फिर आगे चलते हैं। अब हम चर्चा करेंगे बेटा यहाँ पे किसकी, थीटा की, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो जब हम थीटा निकालेंगे तो बेटा उसके दो सॉल्यूशन होंगे, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, एक जर्नल सॉल्यूशन होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी मैंने आपको वहां पे जर्नल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझाए थे, ठीक। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जर्नल सॉल्यूशन यहाँ पे पढ़ने हैं, यहाँ पे थीटा के, ठीक है जी। अब हम एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब तक कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपसे जर्नल सॉल्यूशन ना मांगा जाए, आप हमेशा क्या करोगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही करोगे। क्या करोगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही करोगे। अगर आपसे वहां बोला जा रहा है कि भैया ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन इसकी करके दिखाओ, तो आपने क्या करनी है, हमेशा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ही करनी है। अगर वहां पे जर्नल सॉल्यूशन पूछा जाए तभी आपको जर्नल सॉल्यूशन देना है, अदरवाइज नहीं देना। ठीक है सर एकदम क्लियर हो गया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। अब इन्होंने यहाँ पे जो हमारा थीटा है उसकी यहाँ पे एक रेंज फिक्स कर दी प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कि भाई जो हमारा थीटा है वो पाई से या तो छोटा होना चाहिए या फिर पाई के बराबर होना चाहिए, लेकिन पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे माइनस पाई से हमेशा क्या होना चाहिए, थीटा माइनस पाई से हमेशा बड़ा होना चाहिए। सर बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, आपकी बिल्कुल भी बात समझ में नहीं है। कोई नहीं बेटा, अब ध्यान से देखो, आपको बात समझ में आएगी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, अब बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चला, ठीक, अगर ये तो आपको पता होगा ये 0 होता है, ये क्या होता है बेटा π/2 होता है, और ये क्या होता है, ये पाई होता है, और ये क्या होता है, ये हमारा 3π/2 होता है, और ये होता है हमारा 2π, ठीक है, ये होता है हमारा 2π।
अगर हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप एंगल यहाँ से 0 डिग्री से 180 डिग्री तक एंटी क्लॉकवाइज बनाते हो, एंटी क्लॉकवाइज बनाते हो, जैसे कि आपने मान लो यहाँ से एक ये एंगल बना दिया, आपके पास ये एंगल आ गया, तो मुझे बताओ ये एंगल जो है हमारे 180 डिग्री से छोटा है। हाँ जी सर 180 डिग्री से छोटा है, तो इस रेंज में लाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मान लो आपने एक और यहाँ से, चलो यहाँ से एक हम दूसरे पेन से करते हैं। ठीक है, यहाँ से अब आपने क्या किया, एक और यहाँ से एंगल बना दिया। ठीक, यहाँ से एक और एंगल बना दिया, तो आपके पास जो ये एंगल आया, तो ये भी क्या आया, 180 डिग्री से क्या है बेटा, छोटा है, क्योंकि 180 डिग्री तो ये है, 180 डिग्री तो पूरा है। ठीक, अब मैं यहाँ पे एक और एंगल की यहाँ पे बात कर लूँ कि आपने ये एंगल एक और बना दिया। ठीक, यहाँ पे एक और बना दिया। ठीक, तो ये भी क्या हुआ, ये एंगल भी जो आपके पास आया, ये भी क्या आया, ये भी सर हमारे पास 180 डिग्री से छोटा आया। ठीक, और जब आप ये पूरा एंगल बनाओगे, पूरा एंगल आप बनाओगे तो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तब भी क्या हुआ, हमारे पास जो रेंज आई, ठीक है, इस रेंज में ही फॉल कर रहा है। हाँ जी सर, इस रेंज में ही फॉल कर रहा है। अब आपको एक चीज़ बतानी है, मैं बोलूँ कि भाई यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ मेरा ये थीटा बन रहा है। ठीक, ये बन रहा है। ठीक, और इसको अगर मैं मेज़र इस टाइप से करूँ, एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करूँ, तो मुझे बताओ क्या भाई ये मेरा 180 डिग्री से एक्सीड हो गया, 180 डिग्री से ग्रेटर हो गया? हाँ जी सर, ये 180 डिग्री को भी पार कर गया थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, कहने का मतलब हमारी रेंज से थीटा क्या हो गया, बाहर हो गया। लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें इसी रेंज में निकालना है, तो सर हम क्या करें, इसका मतलब हुआ कि यहां से हम अब एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे। ठीक है ना, तो सर हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, हमें बेसिकली करना क्या है, अब इस केस में हम चलेंगे क्लॉकवाइज। हम चलेंगे क्या बेटा, क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, हम क्लॉकवाइज चले। अब हम जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारा -π/2 हो जाता है, -90 डिग्री हो जाता है। तो मान लो यहाँ पे जो मेरे पास थीटा बना, मान लो ये मेरे पास यहाँ पे जो थीटा बना -110 डिग्री बना। ठीक है, -110 डिग्री बना, तो क्या ये मेरा -110 डिग्री क्या मेरा ये ग्रेटर है 180 डिग्री से? हाँ जी सर बिल्कुल, -180 डिग्री से, सॉरी बेटा, -180 डिग्री से ग्रेटर है। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ से हमने एक चीज़ समझी, एक चीज़ मैंने ये समझी कि भाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की जब भी बात होगी, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की जब भी बात होगी, तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। और जब बात आएगी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट भी अगर आप बात करो, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट भी अगर आप यहाँ पे बना लो, यहाँ पे अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट भी इस तरीके से बना लो यहाँ पे, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट की भी बात करो, अगर यहाँ से चलोगे तो क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री क्रॉस कर जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें इस तरीके से क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। तो क्रक्स सिंपल सा क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉक चलना है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें क्लॉकवाइज चलना है, तो हम इस रेंज में फॉल कर जाएंगे। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ। तो इसका क्रक्स लिखना हो, मैं इसका क्रक्स लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे। ठीक है, क्रक्स क्या है इसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे चलना है, एंटी क्लॉक चलना है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा बन रहा है तो यहाँ पे भी एंटी क्लॉक चलना है। ठीक है, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ पे कैसे चलना है, यहाँ पे क्लॉकवाइज चलना है, यहाँ पे क्लॉकवाइज चलना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमें क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा थीटा क्या होगा, इस रेंज में ही हमेशा फॉल करेगा। क्लियर हुआ? अभी आपको अगर मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, आगे मैं इसको आपको समरी भी दूंगा, बहुत ही इजी लगेगा आपको ये। ठीक है ना, मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन की। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये बड़े ध्यान से समझना। अगर आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लिया, पहले तो मैं आपका रट्टा लगवा दूं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर आपने निकाल लिया तो उसमें 2n पाई ऐड कर दो, आपका जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा। बस कुछ सोचना ही नहीं है, उसमें 2n पाई ऐड कर दो। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसका लॉजिक भी समझो बेटा, इसका लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, लॉजिक क्या है इसका, लॉजिक समझो। मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे हमारे पास जो पोलर फॉर्म आई, पोलर फॉर्म आई, ठीक है, पोलर फॉर्म मेरे पास क्या आई, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आई। हाँ जी सर, ये मेरे पास यहाँ पे पोलर फॉर्म आई कोस थीटा। और मैंने आपको क्या समझाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, एक पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है ना, एक पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, एक वैल्यू के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है,
कोस थीटा और साइन थीटा मैंने आपको क्या समझाया था, इनकी वैल्यूज 2 पाई के बाद रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है, 2 पाई के बाद। समझाया था? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से समझाया था। बेटा नहीं अगर समझा तो दोबारा से क्लास लो कि 2 पाई के बाद इनकी वैल्यूज रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब आप समझो, आपने क्या किया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मान लो इसका निकाल लिया, ठीक। अभी समझने के लिए बोलता कि यहाँ पे क्या किया आपने, एक थीटा निकाला, ठीक है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज था, ठीक है, थीटा एंटी क्लॉकवाइज था, और ये क्या था मान लो पाई/4 आपने यहाँ पे थीटा निकाला। क्लियर? हाँ जी। अब आप मुझे बताओ, अगर आपने ये यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज चले, ठीक, और मैं आपको बोलूँ कि आप पहले यहाँ से पूरा एक राउंड लगा लो, पूरा एक राउंड कितने का होता है, 2 पाई का होता है, उसमें आप ऐड कर दो पाई/4, तो बेटा रिजल्ट तो वापस क्या होगा, सेम, आप यहीं तो पहुंच जाओगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे थीटा की बात करूँ, ठीक है, मैं थीटा की बात करूँ, मैं कह रहा हूँ कि भैया 2 पाई ऐड कर लो, ठीक है, 2 पाई एक राउंड लगा लिया, ठीक है, इसके बाद क्या किया, पाई/4 ऐड कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पहुंच के वापस हम सेम पोजीशन पे पहुंच गए, ओरिजिन पे पहुंच गए। वापस जब हमने पाई/4 लगाया तो बेटा यही तो एंगल बना, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे 4 पाई एक राउंड लगाओ, उसके बाद दूसरा राउंड लगाओ, तो क्या होगा, 4 पाई आ गया, ठीक है, तो सेम पोजीशन पे आ गया। अगेन इसमें आप पाई/4 कर दो, तो क्या होगी, सेम वैल्यू ही हमारे पास आ जाएगी। क्लियर हो रहा है? हाँ जी। अब आप यहाँ पे, अब ये कह रहे थे हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, अगर आप मान लो क्लॉकवाइज भी राउंड लगाते हो, क्लॉकवाइज भी आपने राउंड लगाया, तो क्लॉकवाइज भी अगर आप चले तो क्या हुआ, -2 पाई आया। हाँ जी सर, -2 पाई आया। क्लॉकवाइज चले, -2 पाई इस पोजीशन पे पहुंच गए, अगेन इसमें आपने ऐड कर दिया पाई/4, तो क्या हुआ, आपका ये एंगल बन गया। हाँ जी सर, ये एंगल बन गया। कोस थीटा साइन थीटा में दोनों केसेस में हमारे 2 पाई के बाद वैल्यूज रिपीट होती थी। अब हमने क्या किया, हमने इसको जर्नलाइज कर दिया कि 2n पाई, ठीक है, और n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर आप 1 रखते हो तो 2 आ जाएगा, 2 रखते हो तो 4 पाई आ जाएगा, 3 रखते हो तो 6 पाई आ जाएगा, तो 3 चक्कर लग गए इसके। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जनरल सॉल्यूशन? हाँ जी सर, एकदम क्लियर हुआ, ठीक। इसको भी बेटा नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, फटाफट देखते हैं क्या करना है। अब हम देखेंगे कॉम्पुटेशन ऑफ ए थीटा, ठीक, कॉम्पुटेशन ऑफ ए थीटा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालेंगे, ठीक है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, 1 बाय 1 हम अपने चारों केसेस कवर करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम यहां बात कर रहे हैं कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, हम किस तरीके से निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, ठीक, 4 + i/4 √3, ठीक। सबसे पहले आपको मेरी एक हेल्प ये करनी है कि हमें ये जो ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना है, ठीक। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक, यहाँ से पहले आप एक काम करो, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ठीक, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो 4 क्या है हमारा, ये रियल एक्सिस पे आएगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से हम मान लेते हैं ये क्या हुआ हमारा, ये 4 हुआ, ठीक। और यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे 4 √3, ये क्या आएगा, इमेजिनरी एक्सिस पे पॉजिटिव साइड आएगा, तो ये क्या आ जाएगा वाई एक्सिस पे 4 √3, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक। क्लियर? तो ये जो मेरे पास आया पॉइंट, ये क्या आया, ये z आ गया। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे, ये क्या आ जाएगा, ये r आ जाएगा, ये मैंने आपको बताया था r है। सबसे पहले आप एक काम करो, पहले r निकाल लो, उसके बाद हम थीटा निकालते हैं। r मैंने आपको कैसे बताया कि भाई a² + b², ठीक, a² + b², a क्या होगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे b क्या हो जाएगा 4 √3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसको सोल्व कर लो पहले आप, तो क्या आ गया आपके पास 16 आ गया, ठीक है, और 4 4 16, 16 3 48, ठीक। और इसको अगर आप ऐड कर लो, 8 और 6 कितने हो गए, 14 हो गए, 4 और 1 5 6 64 हो गया, ठीक। और 8 8 64, ठीक। तो आपके पास यहाँ पे r क्या आ गया, r की अगर मैं बात करूं तो आपके पास r आ गया यहाँ पे 8। क्लियर? हाँ जी सर, एकदम क्लियर, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है यहाँ पे थीटा, थीटा निकालना है। तो हमारे पास थीटा क्या निकालना है, हम यहाँ पे बात करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यहाँ पे थीटा की बात करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, ठीक। और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने 2 स्टेप लिखे हुए हैं जो अभी आपको क्लियर नहीं होंगे। इसमें मैंने लिखा है कि भाई सबसे पहला स्टेप है अल्फा निकालो, अल्फा निकालने के बाद आपको थीटा निकालना है। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, थीटा हमेशा अल्फा के बराबर होता है। सर ऐसा क्यों, ये अल्फा क्या है?
अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब आप सेकंड केस करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे हम, तो वहां आपको समझ में आएगा कि अल्फा, ठीक है, और थीटा, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अभी तो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों सेम है, तो आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जब मैं आपको सेकंड केस कराऊंगा सेकंड क्वाड्रेंट का, वहां पे आपको ये क्लियर होगा, ठीक। अब हमें जब थीटा निकालना है, अब किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात करें यहाँ पे थीटा की, ठीक, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थीटा की। अब जब हमें यहाँ पे थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए हम हेल्प लेंगे tan की। किसकी हेल्प लेंगे, tan की हेल्प लेंगे, ठीक, ठीक है जी। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, tan थीटा मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक, tan थीटा मैंने लिया। अब tan थीटा क्या होता है, अब tan की हेल्प इसलिए ली क्योंकि इजी होता है, परपेंडिकुलर बाय में बेस, ठीक, परपेंडिकुलर बाय में बेस, ये आ गया, ठीक है। अब परपेंडिकुलर क्या आपके पास आया, 4 बाय में √3 परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस आपके पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 4, ठीक, बेस हो गया 4। आपके पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, √3 आ गया, ठीक, √3 आ गया। तो यहाँ पे tan थीटा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे √3 आ गया, लेकिन हमें तो थीटा चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए थीटा, ठीक। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी नो दैट, यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट कि tan π/3, tan π/3 क्या होता है, tan π/3 होता है √3। तो जो मेरा ये थीटा आया, ये थीटा क्या है बेटा, π/3 आया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर थीटा क्या हुआ मेरे पास, थीटा मेरे पास π/3 यहाँ पे मेरे पास आ गया, ठीक, थीटा π/3 हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब मैं कहूँ आपको इस केस में क्या है, थीटा ही मेरे अल्फा के बराबर है, ठीक है ना। तो इस केस में चाहे अल्फा निकालो चाहे थीटा निकालो, एक ही बात है, अल्फा भी क्या होगा, यही वाला सेम एंगल होगा। क्लियर, हाँ जी सर, यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन की। पोलर रिप्रेजेंटेशन, उसमें हमने क्या समझा, अब बात करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन की। उसमें क्या समझा था कि भाई ये z है, हमें कैसे लिखना है, r, ठीक, और यहाँ पे क्या है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये था, ये सर यही था, ठीक। अब आप क्या करो, आपके पास r भी आ गया, r क्या है, r 8 है, ठीक, और यहाँ पे थीटा आ गया π/3, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है कोस π/3 आयोटा साइन π/3, ठीक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरीके से हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक। अब बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकती है कि सर आपने यहाँ पे लिया कोस थीटा साइन थीटा, और थीटा जो है आपने यहाँ पे tan का पुट कर दिया, तो बेटा जो थीटा है एंगल है, तो एंगल तो सेम ही बनेगा, चाहे आप tan ले लो, साइन ले लो, कोस ले लो। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई साइन थीटा निकाल लो, चलो इससे अगर आप साइन थीटा निकालो तो यहाँ से क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज आएगा, परपेंडिकुलर क्या है 4 बाय में √3, ठीक, और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा 8 है, यहाँ से ये कटा, तो आपके पास क्या है, साइन थीटा आपके पास इस केस में क्या है, √3/2, √3/2। अब मुझे बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो थीटा क्या होना चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए, साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 ही तो होती है, √3/2 ही तो है। तो थीटा मेरे पास इस केस में भी क्या है, π/3 ही तो आया। तो अब आप ये थीटा चाहे tan थीटा से निकालो चाहे साइन थीटा से निकालो, ये π/3 ही आपके पास आएगा, तो कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। नोट करो इसको नोट करो बेटा, ये तो रफ वर्क था, इसको नोट करो, फिर अपना नेक्स्ट केस पे चलते हैं, हम सेकंड क्वाड्रेंट पे चलते हैं, ठीक, ठीक है जी। अब हम चर्चा करेंगे बेटा सेकंड क्वाड्रेंट की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे, ठीक। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, अब हम बात करें यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, -4। अब ये आप प्लॉट कर लो, ठीक है ना, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आपने यहाँ पे प्लॉट किया, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या है, -4 और आयोटा 4√3, ठीक है ना। आप इसे यहाँ पे -4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं z लिख देता हूँ, ये z मैंने यहाँ प्लॉट किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचा, ठीक, ठीक है जी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास क्या आ गया, अगर मैं वैसे बात करूँ तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस की नेगेटिव, अगर ओरिजिन से लेफ्ट साइड चलेंगे तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, और ओरिजिन से अप साइड चलेंगे तो वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ गया, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया
4√3, ठीक है जी 4√3 आ गया। अब आपको ध्यान रखना है कि इस केस में आपको क्या करना है, ठीक है, इस केस में आपको क्या करना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बात करूं तो ये आपको निकाल लेना है, ये क्या है, ये है हमारे पास अल्फा, इसको मैं बोलूंगा अल्फा, ठीक, इसको मैं बोलूंगा अल्फा, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे थीटा की, और मेरे पास थीटा क्या है, थीटा की बात करूं तो मेरे पास ये क्या है, ये थीटा है, ठीक, ये मेरे पास थीटा है। हम क्या करेंगे, पहले अल्फा निकाल लेंगे, पहले क्या करेंगे, अल्फा निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद 180 डिग्री में से, इस 180 डिग्री में से अगर मैं अल्फा को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या ये थीटा आ जाएगा, हाँ जी सर बिल्कुल ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम इस तरीके से ही हमें ये करना है, ठीक। उससे पहले चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक काम करो, आर निकाल लो, ठीक है जी। आर हम निकालेंगे तो हमने पहले निकाला हुआ, तो आर हम लिख लेंगे भाई हमारे पास 8 है, ठीक है। आर की बात करें तो बेटा क्या है हमारे पास यहाँ पे आर 8 है, ठीक, बार बार हम इसको यहाँ पे सोल्व नहीं करेंगे, ठीक। तो थीटा निकालने का स्टेप क्या था, थीटा निकालने के, अब मैं आपको स्टेप बताता हूँ, ठीक है, थीटा निकालने के स्टेप, ठीक है ना। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कैलकुलेशन ऑफ थीटा, थीटा हम कैसे निकालेंगे, ठीक। सबसे पहले इसका स्टेप वन में क्या करना है, कैलकुलेट। सबसे पहले आप एक काम करो, कैलकुलेट कर लो भाई अल्फा, ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 अल्फा निकाल लो, 10 अल्फा। तो 10 अल्फा आप कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर बाय में बेस आ जाएगा, ठीक, परपेंडिकुलर बाय में बेस। तो आपको निकालना कैसे है, परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर बाय में बेस, ठीक, ठीक है जी। और जब भी आप ये निकालोगे क्या है, ये हमेशा आपको पॉजिटिव में ही वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, ठीक, ठीक है जी। और आपके पास परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर 4√3, ठीक है, और यहाँ पे क्या है -4, ठीक है, -4, ठीक। इससे ये कटेगा -√3, लेकिन ये मोड से बाहर आएगा तो क्या आएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक, ये वैल्यू मेरे पास आ गई किसकी, यहाँ पे आ गया 10 अल्फा, 10 अल्फा मेरे पास यहाँ पे 10 अल्फा आ गया, ठीक। अब मुझे बताओ ये अल्फा क्या होगा, ठीक है, वी नो दैट, यहाँ पे लिख देना आपने, वी नो दैट 10 π/3 जो है क्या है, वो हमारा √3 होता है। देयरफॉर जो हमारा अल्फा आ गया वो क्या आ गया, अल्फा आ गया हमारे यहाँ पे, ठीक है, π/3 आ गया, ठीक। अल्फा हमारे पास क्या आ गया, π/3 आ गया, यहाँ पे अल्फा जो है π/3 आ गया। अब आपका अल्फा निकल गया, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप करना है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्टेप नंबर सेकंड की, ठीक है, ठीक है सर, स्टेप नंबर सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब स्टेप सेकंड में क्या करना है आपको, अब आपको करना है कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है यहाँ पे थीटा, ठीक। अब थीटा कैसे निकलेगा, अब मैं यहाँ पे बात करूँ अगर थीटा की, सॉरी, अब मैं यहाँ पे बात करूँगा थीटा की, तो थीटा कैसे निकलेगा, पाई माइनस अल्फा, इस 180 डिग्री में से अल्फा लेस कर दो, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, पाई माइनस π/3, ठीक, और यहाँ पे मेरे पास आ गया 2π/3। क्लियर हुआ, हाँ जी सर एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या रिजल्ट लिख सकता हूँ, एंड रिजल्ट में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास पोलर फॉर्म क्या होती है, आर, ठीक है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है, हाँ जी सर बिल्कुल यही होता है। और मेरे पास यहाँ पे 8 आ गया, cos थीटा क्या आ गया, cos 2π/3, ठीक, यहाँ पे आयोटा साइन π/3, सॉरी 2π/3, साइन 2π/3, ठीक, ठीक है जी, 2π/3। बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा वहाँ पे क्या था, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही फॉल कर रहे थे, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात ही नहीं थी, ठीक है। तो वहाँ पे जो थीटा था वही अल्फा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा था वही अल्फा था, ठीक है। तो उस केस में हमें इस तरीके से 2 स्टेप करने की वहाँ पे नीड नहीं थी। तो फाइनली क्या हुआ, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में हम कैसे निकालेंगे, ठीक, क्लियर हुआ, इसको भी नोट करो। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं, ठीक। यहाँ पे मैं एक चर्चा और कर देता हूँ बेटा, छोटी सी एक चर्चा। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, हो सकता है वो बेचारे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं कि सर आपने इस तरीके से क्यों करवाया, मोड नेगेटिव क्यों कर दिया। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी तो निकालते थे, वो भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। 1 मिनट लगेगा। अब जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से आता है, ठीक है, उनको समझ में आएगा, ठीक। हमने क्या करना था,
हमें क्या करना था, यहाँ पे मेरा एक इस तरीके से ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन रहा था, ठीक है, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन रहा था, ठीक है जी। और यहाँ पे मेरे पास क्या था, ठीक है, यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास पॉजिटिव में ठीक है क्या था, 4√3 और यहाँ पे था मेरे पास -4, ठीक, -4। और ये क्या मेरे पास थीटा है। ट्रिग्नोमेट्रिक में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि भाई इसके जस्ट अपोजिट साइड देखो, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा tan थीटा की। अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया इस थीटा के लिए और ये बेस हो गया। तो क्या समझाया था, 4√3 बाय में -4, ये कटा, ठीक है जी। tan थीटा क्या आ गया, tan थीटा आ गया -√3, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ाया था। अब यहाँ पे हम क्या लिखते थे कि भाई जो वी नो दैट, हम इस तरीके से लिखते थे कि भाई वी नो दैट, ठीक है ना, tan पाई बाय जो 3 है वो क्या होता है, वो √3 होता है, ठीक है जी, √3 होता है। और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पे नेगेटिव चाहिए। और कहाँ चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। हाँ जी सर, नेगेटिव होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली बात, tan का रिजल्ट हमें tan में चाहिए, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए। और हमारी जो ये x एक्सिस होती है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तो हम क्या करते थे कि भाई पाई, ठीक है, ये पाई हुआ, पाई में से माइनस कर दो π/3, पाई में से माइनस कर दो π/3, तो कहां पहुंच जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। हाँ जी सर, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan क्या होता है हमारा, जो इसकी रेशियो आती है वो नेगेटिव आती है। हाँ जी बिल्कुल आती है। तो अगर मैं ये कर दूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट क्या आएगा, अब मेरे पास आएगा -√3। तो क्या आ गया, tan क्या आ गया, 2π/3। जब भी आएगा तो क्या आएगा, -√3 आएगा, ठीक है। तो अगर आपने बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत अच्छे से समझा हुआ तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हाँ भाई इस तरीके से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन आपको जो ये वाला तरीका है वो बहुत सिंपल सा हो सकता है, बहुत से बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उन्होंने ना पढ़ा, उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो जो ये हम कर रहे हैं ये बहुत ही बेसिक सा है, सिंपल सा है, आपको ये देखना है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बेटा थर्ड क्वाड्रेंट की, ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट बताओ, ये भी बहुत सिंपल है। अब इसमें क्या करना है, इसमें बताओ बेटा जल्दी से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे r निकाल लेंगे, ठीक। तो मेरे पास r क्या है, r तो मेरे पास 8 है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ थीटा की, ठीक। तो इसका स्टेप फर्स्ट क्या है, इसका जल्दी बताओ सर। इसका स्टेप फर्स्ट है कि हमें करना है कैलकुलेट करना है, अल्फा कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले आप कैलकुलेट करो अल्फा क्या है, ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, जब मुझे यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट में दिया गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको समझाया था हमें क्लॉकवाइज चलना है। जब मैं क्लॉकवाइज चलूंगा बेटा, अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, ठीक, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्लॉकवाइज की, ठीक है, तो मुझे ये चाहिए, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो मुझे ये चाहिए थीटा। हाँ जी सर, ये चाहिए क्लॉकवाइज में। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा आपको कि तो आप क्या करो, अल्फा निकाल लो, ठीक है, क्या करो यहाँ पे अल्फा निकाल लो, ठीक है जी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्फा निकाल लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, जो आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन से डाउन साइड क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 4√3, ठीक। अब मैं यहाँ पे बेस की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बेस की बात करूं तो क्या आ गया, यहाँ पे -4 आ गया। हाँ जी सर, -4 आ गया, ठीक है। ये भी क्या है, माइनस है, -4√3, और ये भी -4 है, ठीक। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई हमें क्या निकालना है, tan अल्फा निकालना है। उसके लिए हमने क्या कहा था, बेस बाय में परपेंडिकुलर। देखो बेस बाय में परपेंडिकुलर बोल लो, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है जी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, ये शॉर्टकट तरीका हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, -4√3 डिवाइडेड बाय क्या है, -4, ठीक है जी। ये क्या आ जाएगा, आपके पास √3 आ जाएगा। हाँ जी, हमारे पास क्या आ गया, √3 आ गया, ठीक। तो जो मेरे पास यहाँ पे अल्फा निकल के आया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास अल्फा जो निकल के आएगा। अब मैं बात करूँ यहाँ पे किसकी, tan अल्फा की,
वी नो दैट, सेम यहाँ पे लिखना है कि भाई वी नो दैट 10 π/3 जो है क्या होता है, √3 होता है। देयरफॉर अल्फा क्या होगा, अल्फा इस केस में क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। ठीक, यहाँ तक एकदम क्लियर। अब मैंने कहा आपको कि अब आप एक काम करो, यहाँ से थीटा निकाल लो। अब आप मुझे बताओ, जब आप अभी स्टेप सेकंड में थीटा निकालोगे, थीटा कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। अभी मैं ना आपको लास्ट में एक समरी कराऊंगा, आपको पता चल जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, आपको दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहले समझ लो, तसल्ली से समझ लो, शॉर्टकट भी हम इसका देख लेंगे एंड में। ठीक, अब मुझे बताओ यहाँ पे आपको ये निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, फटाफट बताओ बेटा। इस केस में आप कैसे निकालोगे, हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है जी, इस केस में क्या करना पड़ेगा, जब हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस में 180 डिग्री आएगा। हाँ जी सर, माइनस में 180 डिग्री आएगा। मुझे बताओ, माइनस में 180 डिग्री आया, इस यहाँ से मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, इस माइनस में अगर मैं ये मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो ये अल्फा आया है इसको मैं ऐड करूँगा, तभी तो मेरे पास ये आ जाएगा। अभी आप समझना, अगर मैं इस माइनस में अल्फा ऐड करूँगा तभी तो बेटा मेरे पास माइनस वाली फिगर कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ऐड करने के बाद अभी देखो, चेक करो, -π प्लस दूसरा तरीका भी बेटा मैं आपको बताऊंगा, इसका रटने वाला तरीका तो जरूर बताऊंगा, सबसे पहले वही बताना चाहिए वैसे मुझे। तो मेरे पास क्या, -2π/3 आ गया। ठीक, अब -2π/3 अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करो तो आपके पास क्या आएगा, 180 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री और 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया, -120 डिग्री आ गया। ठीक है ना, तो क्या है आपके पास 180 से छोटा है, कब आएगा, जब आप इसमें ये वाला अल्फा ऐड कर दोगे। ठीक, ये तो बेटा एक तरीका हुआ। ठीक, ये तो एक तरीका हुआ, लेकिन आपको करना क्या, ये समझाने के लिए मैंने आपको कराया था। आपको करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपको माइनस कॉमन ले लेना है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ, रटने वाले तरीके से। ठीक, अब आपको करना क्या है, जब आप यहाँ पे ये माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, पाई माइनस अल्फा, और इस ब्रैकेट के बाहर आपने माइनस लगा देना है। बच्चे नॉर्मली बस यही रट्टा लगा लेते हैं। ठीक, तो आपको समझना भी है ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, पाई माइनस, तो क्या आ गया यहाँ पे मेरे पास, π/3 आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, π/3 आ गया, इसको मैंने सोल्व किया तो मेरे पास आ गया 2π/3। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, एकदम क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है बेटा, पोलर फॉर्म में इसको फटाफट लिख दो, अब तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, पोलर फॉर्म में लिख दो। क्या था आपके पास, z इज इक्वल टू r, क्या आ गया, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर? एक बार बेटा तसल्ली से समझ लोगे तो कुछ भी आपको मुश्किल नहीं लगने वाला। ठीक, cos 2π/3। ठीक, और यहाँ पे क्या आ गया, आयोटा साइन, सॉरी माइनस तो मैंने उड़ा ही दिया बेटा, माइनस तो मैंने उड़ा ही दिया। बताओ कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया। यहाँ पे क्या आ गया, -2π/3। ठीक, आयोटा साइन -2π/3। ठीक है, तो ये आपका आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन। नोट करो बेटा, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट की। ठीक है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करो, लास्ट क्वाड्रेंट। ठीक, तो सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, r निकालना है, जो कि r हमारे पास 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, z क्या दे रखा है, 4 पॉजिटिव, यहाँ पे मतलब पॉजिटिव में x एक्सिस की पॉजिटिव साइड, और यहाँ पे -4√3। ठीक है ना, तो ये इमेजिनरी एक्सिस की नेगेटिव साइड। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ, हाँ जी सर बिल्कुल, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, ये मेरा z आ गया। ठीक, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 4, मैं इसको यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, ये मेरे पास क्या आ गया, -4√3। हाँ जी सर, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो मेरे पास ये बेस आया, जो मेरे पास बेटा ये बेस आया, बेस मेरे पास क्या है, यहाँ पे 4 आया। ठीक, और हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो इस थीटा को निकालने की बात हमारे पास होगी। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, इस थीटा को निकालने की बात होगी। अब हम बात करते हैं, स्टेप चलते हैं, स्टेप वाइज चलेंगे। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ थीटा, हम थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है? स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप 1 की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमें करना है कैलकुलेट अल्फा। हमें सबसे पहले अल्फा निकालना है, ठीक। और अल्फा मैंने आपको क्या बताया भाई, 10 अल्फा मैंने आपको क्या बताया, 10 अल्फा मैंने आपको बताया कि भाई इमेजिनरी पार्ट ले लो, ठीक है। क्या लो? इमेजिनरी पार्ट ले लो, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। रियल पार्ट ले लो कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, मोड कर दो। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अब इसकी बात अगर मैं कर रहा हूँ तो परपेंडिकुलर बाय में बेस। तो इस केस में अगर आप ये देखो, इस केस में आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि यहाँ पे जो अल्फा की भी बात हो रही है, अल्फा की भी बात हो रही है, तो अल्फा भी क्या है, अल्फा भी यही है, अल्फा भी यही है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, जो ये एंगल बनता है इसके अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड क्या होती है, बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय में बेस, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे अल्फा आ गया। तो अल्फा कभी भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बात नहीं करता, ये कहता है भाई साहब ये आपके पास एक एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। मैं आपको ये बता देता हूं कि भैया ये एंगल जो है कितना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो अपने आप देखो। तो अल्फा सिर्फ हमें क्या बताता है, एंगल बताता है, ठीक। तो ठीक है जी, अल्फा हमें क्या करेगा, यहाँ पे एंगल बता देगा। एक बार हम देखते हैं हमारे पास 10 अल्फा क्या आएगा, 10 अल्फा बेटा हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास वही आएगा -4√3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इससे ये कटा, ये बाहर आ गया, तो क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ये आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम वही लाइन लिख सकते हैं, वी नो दैट क्या लिखना है कि मेरे पास 10 पाई बाय जो 3 होता है वो क्या होता है, और √3 होता है। देयरफॉर जो मेरा अल्फा हुआ वो क्या हुआ, यहाँ पे पाई बाय 3 हुआ। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्टेप सेकंड में क्या करना है, स्टेप सेकंड में क्या करना है। अब स्टेप सेकंड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे करना है, मुझे बताना है थीटा क्या है। अब आप मुझे थीटा बताओ भैया, थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा। यहाँ पे क्या किया है इसने, मुझे बता दिया कि भाई जो ये एंगल बन रहा है, अल्फा ने बता दिया पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 है। बट आप ध्यान रखो, हम यहाँ पे थीटा की बात करें तो थीटा क्लॉकवाइज चल रहा है। अगर थीटा क्लॉकवाइज चल रहा है इसका मतलब एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। इट मींस जो अल्फा मेरे पास निकला वो क्या होगा, थीटा क्या होगा, माइनस अल्फा के बराबर होगा। मींस -π/3 मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आएगा। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, क्लियर हुआ। क्योंकि अगर बेटा मैं क्लॉकवाइज चलूं तो ये एंगल ये चलेगा, यहां से लेकर यहां तक का एंगल चलेगा, ठीक है ना। अगर सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चलूं तो ऊपर से लेकर यहां तक का ये एंगल चलेगा, और क्लॉकवाइज बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक का एंगल चलेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये नेगेटिव हुआ -π/3। क्या हुआ, नेगेटिव हुआ -π/3, ठीक। और अल्फा हमें क्या बताता है, अल्फा हमें पॉजिटिव, नेगेटिव, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं बताता। वो कहता है भाई सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें एंगल बता दूंगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। मैं तुम्हें बता दूंगा π/3 है, जो यहाँ पे जो ये गैप है, ये जो गैप है, ये एंगल है, बस मैं ये बता दूंगा। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो अपने आप देखो भैया कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, क्लियर हुआ, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन क्या आएगा, हमारे पास आएगा z = r, ठीक, cos थीटा प्लस आयोटा। अभी आपको कंफ्यूज नहीं, अभी देखो मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, आपको रट जाएगा एकदम, ठीक। तो यहाँ पे आ गया 8, ठीक है, cos क्या आ गया -π/3 -π/3 प्लस आयोटा साइन -π/3, तो ये आ गया। हमें क्या ध्यान रखना है, हमने क्या निकाले, सभी के सभी हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाले, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाले, ठीक है ना। जो उसकी रेंज थी थीटा की उसी रेंज में निकाले। तो इसको नोट करो, ठीक है, इसको नोट करो। फिर मैं एक समरी की बात करता हूँ, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक, ठीक है जी। अब देखते हैं बेटा, ये बस आपको लास्ट में अब समरी याद रखनी है, बस ये समरी आपको याद रखनी है। अब मैंने क्या बताया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका थीटा निकलेगा वही आपके अल्फा के बराबर होगा। कहने का मतलब जो आपने अल्फा निकाला वो थीटा के बराबर होगा, ठीक। तो इस केस में क्या था, इस केस में थीटा भी मेरे पास क्या था, π/3 था, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो, ठीक, ठीक है जी। इस केस में क्या था, इस केस में क्या था, मेरे पास अल्फा क्या निकला था,
π/3 निकला था, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या था 2π/3 रिजल्ट आ रहा था। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्या है यहाँ पे पाई माइनस अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, आप अल्फा निकाल लो, पाई में से घटा दो, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका थीटा निकल जाएगा, ठीक। अब ये रटने वाला काम स्टार्ट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में करना है, आपने ऊपर पाई माइनस अल्फा किया, भैया ब्रैकेट लगा के बाहर माइनस का साइन लगा दो, काम खत्म। तो यहाँ पे भी मेरा क्या निकल रहा था, यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो पाई माइनस π/3 था। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन चेक करोगे तो -2π/3 ही था, ठीक। तो क्या करना है, अब आपको दिमाग थोड़ी लगाना है बार बार, बस अब रट्टा लगा लो, इन सब का रट्टा लगा लो, ठीक। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात हुई थी कि भैया जो भी मेरा अल्फा आएगा उसके आगे बस नेगेटिव का साइन लगा दो, तो π/3 था, इसके आगे -π/3 लगा दो, ठीक। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, एकदम क्लियर हो गया। तो ये क्या बेटा, ये हमने पूरा कंसेप्ट बढ़िया तरीके से समझ लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपनी एक्सरसाइज 5.2 कवर करेंगे, ठीक। तो इसे ही बेटा नोट करो, यहाँ पे मैंने स्टेप लिखे हुए हैं। सबसे पहले आर निकालना है, फिर अल्फा निकालना है, फिर थीटा निकालना है, फिर बेटा जो ये पोलर फॉर्म है, इस पोलर फॉर्म में जो वैल्यूज निकलेंगे इनको लिख देना है, बस इतना सा आपका ये काम रहेगा। स्टेप्स फॉर पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक ठीक है जी। तो बेटा आज की क्लास यही ओवर होती है, ठीक है। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, 5.2 अपनी कवर करेंगे, ठीक।